इंसाफ या बदला, आप इन दोनों में से किसे चुनेंगे? आज की कहानी एक ऐसे भाई की है जिसने अपनी बहन की मौत का हिसाब कटीले तारों से लिखा, और एक ऐसे पुलिस अफसर की जिसे अपनी वर्दी और जमीर के बीच चुनाव करना पड़ा। विजय राघवेंद्र की फिल्म सेकंड केस ऑफ सीताराम की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज की इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबी और खतरनाक होने वाली है। क्या आप तैयार हैं इस खूनी खेल का हिस्सा बनने के लिए? कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक के एक खूबसूरत मगर एकांत कस्बे आनेगड्डे से। यहाँ की हरियाली और शांति पहली नज़र में किसी का भी मन मोह सकती है, लेकिन इस शांति के पीछे एक अनजाना डर छिपा है। घने कोहरे के बीच से एक जीप गुजरती है। जीप के भीतर बैठा है इंस्पेक्टर सीताराम, विजय राघवेंद्र। सीताराम कोई आम पुलिस वाला नहीं है। वह अपनी पिछली पोस्टिंग के एक बेहद पेचीदा और दर्दनाक केस की यादों से जूझ रहा है। उसका तबादला यहाँ शांति की तलाश में हुआ है, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ की खामोशी किसी बड़े तूफान की आहट है। सीताराम का व्यक्तित्व शांत है। वह कम बोलता है, लेकिन उसकी आंखें हर चीज को बारीकी से स्कैन करती हैं। वह अपनी वर्दी को केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी मानता है, भले ही इसके लिए उसे अपने निजी जीवन की खुशियों की बलि क्यों न देनी पड़ी हो। सीताराम जैसे ही स्टेशन का कार्यभार संभालता है, उसे यहाँ के माहौल में एक अजीब सी जकड़न महसूस होती है। स्टेशन के सिपाही सुस्त हैं और उन्हें लगता है कि इस छोटे से कस्बे में कोई बड़ी वारदात नहीं हो सकती। सीताराम अपनी बड़ी बहन के साथ एक पुराने घर में रहने आता है। उन दोनों के बीच एक दीवार सी है। सालों पहले हुई एक घटना ने उनके रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर दी थी। वह घर में तो साथ रहते हैं, लेकिन उनके बीच संवाद बहुत कम है। सीताराम रात को अपनी डायरी में कुछ लिखता है, और यहीं से हमें पता चलता है कि वह अंदर से कितना टूटा हुआ है। लेकिन उसकी ड्यूटी उसे फिर से खड़ा होने पर मजबूर करती है। आनेगड्डे का पुलिस स्टेशन एक पुरानी इमारत है जहां फाइलों के ढेर लगे हैं, और इन्हीं फाइलों के बीच एक नया केस आने वाला था। एक दिन स्टेशन के दरवाजे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति दस्तक देता है। वह है सेबेस्टियन, जो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है। सेबेस्टियन की हालत देखकर ही समझ आता है कि वह किसी गहरे सदमे में है। वह सीताराम के सामने बैठकर कांपते हुए बताता है कि उसकी इकलौती जवान बेटी गायब है। सेबेस्टियन कहता है, साहब, वह उसे ले गया। वह कटीले तारों वाला शैतान उसे ले गया। सीताराम को पहले लगता है कि शायद ये कोई प्रेम प्रसंग का मामला है या लड़की खुद कहीं गई होगी, लेकिन सेबेस्टियन की आंखों में जो खौफ था वह मामूली नहीं था। सेबेस्टियन बताता है कि उसकी बेटी को पिछले कुछ दिनों से कोई डरा रहा था और उसे संगीत के सुरों वाली धमकियां मिल रही थी। सीताराम जब सेबेस्टियन के घर की तलाशी लेने पहुंचता है तो उसे वहां कोई जोर जबरदस्ती के निशान नहीं मिलते, लेकिन घर के पिछवाड़े उसे एक ऐसी चीज मिलती है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक छोटा सा कटीले तार, बार्ब्ड वायर का टुकड़ा जिस पर ताज़ा खून लगा था। सीताराम को अचानक अपने पुराने केस की याद आती है। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण अपहरण नहीं है। वह अपनी टीम को बुलाता है और पूरे इलाके की घेराबंदी करने का आदेश देता है। गांव वाले कानाफूसी करने लगते हैं कि ये वही पुराना साया है जो वापस लौट आया है। सीताराम अब एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहां सुराग कम और सवाल ज्यादा थे। यहीं से सेकंड केस की असली परतें खुलना शुरू होती है, और सीताराम को एहसास होता है कि आनेगड्डे की यह हरियाली बहुत जल्द खून से लाल होने वाली है। सेबेस्टियन के घर के पिछवाड़े मिले उस खून से सने कटीले तार ने सीताराम की रातों की नींद उड़ा दी थी। सीताराम ने अपनी टीम के साथ पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वह गायब लड़की कहीं नहीं मिली। आनेगड्डे की वादियां अब उसे खूबसूरत नहीं, बल्कि किसी भूल भुलैया जैसी लगने लगी थी। सीताराम ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और सेबेस्टियन की बेटी के कमरे की फिर से तलाशी ली। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लड़की ने अपने डर का जिक्र किया था। डायरी के पन्नों में बार बार दार का पारा है। बार एक ही बात लिखी थी, वह मुझे संगीत सुनाता है, लेकिन उस संगीत में दर्द है। सीताराम को समझ नहीं आ रहा था कि एक अपहरणकर्ता संगीत का इस्तेमाल डराने के लिए क्यों करेगा। तभी स्टेशन पर एक खबर आती है। शहर के बाहरी इलाके में एक खंडहर बन चुके पुराने चर्च के पास
एक लावारिस गाड़ी मिली है। सीताराम तुरंत वहां पहुंचता है। गाड़ी के अंदर कोई नहीं था, लेकिन सीटों पर कटीले तारों को इस तरह बिछाया गया था जैसे कोई जाल बुना गया हो। डैशबोर्ड पर एक म्यूजिक कैसेट पड़ा था। जब सीताराम ने उसे प्ले किया तो उसमें कोई गाना नहीं, बल्कि किसी के कराहने की आवाजें और बैकग्राउंड में एक वायोलिन की बहुत ही उदास धुन बज रही थी। सीताराम के साथ आए कांस्टेबलों के चेहरे पीले पड़ गए, लेकिन सीताराम की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह समझ गया था कि यह कातिल बेहद शातिर और कलाकार किस्म का अपराधी है। वह सिर्फ मारना नहीं चाहता, वह चाहता है कि उसका शिकार हर पल मौत को महसूस करे। जांच के दौरान सीताराम को पता चला कि आने गड्ढे में यह पहली बार नहीं हो रहा था। गांव के पुराने लोग दबी जुबान में 3.5 साल पहले हुए एक हादसे की बात कर रहे थे। सीताराम ने रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला कि उस समय भी एक लड़की इसी तरह गायब हुई थी और उसकी लाश कभी नहीं मिली। उस केस को गुमशुदगी मानकर बंद कर दिया गया था। सीताराम को एहसास हुआ कि सेबेस्टियन की बेटी का गायब होना उस पुराने दफन राज की वापसी है। वह सेबेस्टियन के पास फिर से जाता है और उससे सच उगलवाने की कोशिश करता है। सेबेस्टियन टूट जाता है और बताता है कि उसकी बेटी एक स्थानीय म्यूजिक स्कूल में जाती थी, जहां कुछ प्रभावशाली लोगों का आना जाना था। सीताराम उस म्यूजिक स्कूल पहुंचता है। वहां का माहौल बहुत ही अनुशासित और शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे कुछ सना हुआ महसूस हो रहा था। स्कूल के ऑनर और वहां के स्टाफ से पूछताछ करते समय सीताराम ने गौर किया कि हर कोई एक दूसरे को बच आने की कोशिश कर रहा है। उसे वहां एक पुराना वायलिन मिला जिसके तार कटीले लोहे के तारों से बदले गए थे। सीताराम ने जब पूछा कि ये किसका है तो सब खामोश हो गए। उसी रात सीताराम को अपने घर के बाहर वही धुन सुनाई दी जो उस कैसेट में थी। वहां बाहर भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक लिफाफा पड़ा था। लिफाफे के अंदर एक फोटो थी जिसमें सेबेस्टियन की बेटी कटीले तारों से बंधी हुई थी और पीछे एक दीवार पर खून से लिखा था, इंसाफ की अगली कड़ी। अब सीताराम समझ चुका था कि यह केस उसके व्यक्तिगत जीवन और उसकी वर्दी की साख की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाला है। उसे अब उस अतीत के पन्नों को पलटना ही होगा जिसे आने गड्ढे के लोगों ने भुलाने की कोशिश की थी। सीताराम के घर के बाहर मिली उस तस्वीर ने यह साफ कर दिया था कि अपराधी कोई साधारण किडनैपर नहीं है, बल्कि एक ऐसा शिकारी है जो पुलिस के साथ माइंड गेम खेल रहा है। अगले दिन सुबह होते ही सीताराम ने सुर संगम म्यूजिक स्कूल के पुराने स्टाफ की लिस्ट निकाली। उसे यकीन था कि कटीले तारों और वायलिन की धुन का कनेक्शन इसी जगह से शुरू होता है। पूछताछ के दौरान उसे एक पूर्व सफाई कर्मचारी के बारे में पता चला जिसने साल भर पहले डर के मारे नौकरी छोड़ दी थी। सीताराम जब उसके पास पहुंचा तो उस कर्मचारी की आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। उसने कांपते हुए बताया कि स्कूल के एक बंद कमरे से अक्सर रोने की आवाजें आती थीं, जिसे म्यूजिक प्रैक्टिस कहकर दबा दिया जाता था। अभी सीताराम उस कर्मचारी से और जानकारी जुटा ही रहा था कि अचानक उसके वायरलेस सेट पर एक संदेश गूंज उठा। आने गड्ढे की झील के किनारे एक चरवाहे ने कुछ संदिग्ध देखा था। सीताराम अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। झील के किनारे घनी झाड़ियों के पीछे एक लाश पड़ी थी। ये नज़ारा इतना वीभत्स था कि मजबूत कलेजे वाले पुलिस वाले भी अपनी आंखें चुराने लगे। वह लाश सेबेस्टियन की बेटी की नहीं थी, बल्कि उसी म्यूजिक स्कूल के एक पूर्व छात्र की थी जो कुछ दिनों से लापता था। कातिल ने उसे मारने के लिए कटीले तारों का ऐसा इस्तेमाल किया था कि शरीर का हर हिस्सा छिल चुका था। मृतक के हाथ में एक टूटा हुआ वायलिन का सिरा स्क्रोल था जिस पर माया नाम खुदा हुआ था। सीताराम ने तुरंत फोरेंसिक टीम को बुलाया। लाश के गले पर तारों के निशान ये बता रहे थे कि उसे तड़पा तड़पा कर मारा गया था। सीताराम को अब समझ आ गया कि सेबेस्टियन की बेटी का अपहरण सिर्फ एक हिस्सा था। असली खेल तो उन लोगों को खत्म करना था जो उस माया नाम की लड़की के अतीत से जुड़े थे। सीताराम ने पुलिस रिकॉर्ड्स में माया नाम को खोजना शुरू किया। कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे पता चला कि माया वही लड़की थी जिसकी मौत को 3 साल पहले आत्महत्या करार देकर केस रफा दफा कर दिया गया था। सीताराम ने देखा कि उस वक्त की जांच रिपोर्ट में बहुत सारी खामियां थी, जैसे कि वो रिपोर्ट किसी बड़े राजनीतिक दबाव में बनाई गई हो। जैसे जैसे शाम ढलने लगी,
सीताराम सेबेस्टियन के पास वापस पहुंचा। उसने माया का नाम लिया तो सेबेस्टियन के चेहरे का रंग उड़ गया। सेबेस्टियन ने रोते हुए कबूल किया कि माया उनकी सबसे होनहार छात्रा थी, लेकिन स्कूल के कुछ ताकतवर लड़कों ने उसे प्रताड़ित किया था। सेबेस्टियन ने तब डर के मारे गवाही नहीं दी थी। सीताराम को अब कड़ियां जुड़ती हुई दिखी। कातिल उन सभी से बदला ले रहा है जिन्होंने माया को इंसाफ नहीं मिलने दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि माया का कोई परिवार तो था नहीं। फिर ये मौत का फरिश्ता कौन है जो कटीले तारों से इंसाफ लिख रहा है? सीताराम को अब अपनी बहन सुधा की याद आई, जो कानून की अच्छी समझ रखती थी। उसने तय किया कि वह इस केस को सुलझाने के लिए अब नियम और कायदों से हटकर सोचेगा, क्योंकि कातिल अब उसकी अपनी परछाई के करीब पहुंच चुका था। झील के किनारे मिली उस लाश ने आने गड्ढे की पुलिस और प्रशासन के बीच हड़कंप मचा दिया था। सीताराम अब जान चुका था कि यह कोई मामूली मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक ठंडे दिमाग से बुनी गई प्रतिशोध की गाथा है। उसने अपनी टीम को आदेश दिया कि माया के केस से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी निकाली जाए। पुरानी फाइलों की धूल झाड़ते हुए सीताराम को एक ऐसी सच्चाई का पता चला जिसने उसके पुलिसिया ज़मीर को झकझोर कर रख दिया। माया एक अनाथ लड़की थी जिसके पास संगीत के अलावा दुनिया में कोई नहीं था। उसे सुर संगम म्यूजिक स्कूल में स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन वहां के कुछ रसूखदार छात्रों ने, जो शहर के बड़े राजनेताओं के बेटे थे, माया को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। सीताराम ने गौर किया कि जिस पुलिस ऑफिसर ने उस वक्त माया के केस को आत्महत्या बताकर बंद किया था, वो अब विभाग से सस्पेंड हो चुका था। सीताराम जब उस पूर्व ऑफिसर के पास पहुंचा तो उसने डरते हुए सच उगल दिया। उसने बताया कि माया ने कभी आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसे चुप कराने के लिए एक खौफनाक साजिश रची गई थी। माया का एक भाई था, आर्यन, जो सेना में था और जिसे खबर दी गई थी कि उसकी बहन ने शर्मिंदगी के मारे अपनी जान दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक आर्यन ने भी सदमे में आकर पहाड़ से कूदकर जान दे दी थी, लेकिन उसकी लाश कभी बरामद नहीं हुई थी। सीताराम के दिमाग की बत्ती जली। क्या आर्यन जिंदा है? क्या वो वापस आया है अपनी बहन की मौत का हिसाब चुकता करने? इधर सेबेस्टियन की हालत और भी खराब होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी बेटी को आर्यन ने ही अगवा किया है, क्योंकि सेबेस्टियन उस वक्त गवाह थे, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधे रखी थी। सीताराम ने सेबेस्टियन के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन कातिल इतना शातिर था कि वो पुलिस की नाक के नीचे से अपना अगला शिकार चुन लेता था। उसी रात सीताराम को एक अज्ञात संदेश मिला जिसमें एक पुराने रेलवे यार्ड का पता था। सीताराम जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां चारों तरफ वायलिन के टूटे हुए तार बिखरे पड़े हैं। वहां की दीवारों पर माया की तस्वीरें लगी थी और हर तस्वीर पर उन लोगों के चेहरे कटे हुए थे जो उसकी मौत के जिम्मेदार थे। अचानक सीताराम को अंधेरे में एक साया दिखा। उसने अपनी गन निकाली और चिल्लाया, आर्यन, मुझे पता है तुम यही हो। कानून को अपना काम करने दो। अंधेरे से एक भारी और ठंडी आवाज आई। कानून तब कहा था जब मेरी बहन न्याय के लिए चीख रही थी, इंस्पेक्टर। इससे पहले कि सीताराम उस साये को पकड़ पाता, एक धमाका हुआ और पूरा यार्ड धुएं से भर गया। जब धुआं छंटा तो साया गायब था, लेकिन वहां एक डायरी पड़ी थी। ये आर्यन की डायरी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि सेबेस्टियन की बेटी का अपहरण उसने नहीं किया, बल्कि वह तो उसे उन लोगों से बचा रहा है जो उसे सच बोलने से रोकना चाहते हैं। अब सीताराम के सामने एक नई उलझन थी। अगर कातिल आर्यन नहीं है, तो फिर इन हत्याओं के पीछे कौन है, और सेबेस्टियन की बेटी को असली खतरा किससे है? सीताराम को अब एहसास हुआ कि इस सेकंड केस में दुश्मन वह नहीं जो सामने दिख रहा है, बल्कि वह है जो व्यवस्था के भीतर बैठकर डोरियां हिला रहा है। रेलवे यार्ड में मिले उस संदेश और आर्यन की डायरी ने सीताराम की सोच को पूरी तरह बदल दिया था। अब तक वह जिसे मुख्य संदिग्ध मान रहा था, वह शायद इस खूनी खेल का केवल एक हिस्सा था। सीताराम ने अपने स्टेशन वापस आकर एक सीक्रेट फाइल बनाना शुरू किया। उसने गौर किया कि माया के केस से जुड़ी हर मुख्य गवाही और सबूत धीरे धीरे गायब हो रहे थे। उसे शक हुआ कि पुलिस विभाग के भीतर ही कोई ऐसा दीमक है जो केस की जड़ों को खोखला कर रहा है। सीताराम ने अपनी टीम को बताए बिना अपनी बहन सुधा,
जो एक वकील थी की मदद से कुछ पुराने कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। उन रिकॉर्ड्स को खंगालते समय सीताराम के हाथ एक ऐसा नंबर लगा जो सीधे पुलिस स्टेशन के ही एक सीनियर ऑफिसर का था। वह ऑफिसर लगातार शहर के उस रसूखदार राजनेता के संपर्क में था जिसका बेटा माया के प्रताड़ना मामले में मुख्य आरोपी था। सीताराम का खून खौल उठा। उसे समझ आ गया कि आर्यन कातिल नहीं बल्कि एक विजिलेंट बन चुका है जो उन लोगों को सजा दे रहा है जिन्हें कानून ने छोड़ दिया था। लेकिन फिर सवाल ये था कि सेबेस्टियन की बेटी कहाँ है और आर्यन ने उसे बचाने की बात क्यों कही थी। सीताराम ने उस गद्दार ऑफिसर का पीछा करने का फैसला किया। एक रात जब वो ऑफिसर शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान गोदाम पर पहुंचा तो सीताराम साये की तरह उसके पीछे था। वहां उसने देखा कि वो ऑफिसर और राजनेता के कुछ गुंडे आपस में बात कर रहे थे। उनकी बातों से यह साफ हो गया कि सेबेस्टियन की बेटी को उन्होंने ही अगवा किया है, क्योंकि वो माया की मौत की चश्मदीद थी और अब वो गवाही देने के लिए तैयार हो गई थी। वे उसे खत्म करने की योजना बना रहे थे ताकि माया का केस हमेशा के लिए दफन हो जाए। सीताराम जैसे ही उन पर धावा बोलने वाला था, अंधेरे से एक और साया निकला। ये आर्यन था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पास वही कटीले तार थे जो अब तक हत्याओं का जरिया बने थे। एक तरफ पुलिस का गद्दार ऑफिसर, दूसरी तरफ राजनेता के खूंखार गुंडे और बीच में अपनी बहन के अपमान का बदला लेने आया एक भाई। सीताराम ने अपनी गन निकाली और बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हालात बेकाबू हो चुके थे। आर्यन ने बिजली की तेजी से गुंडों पर हमला किया। सीताराम ने ऑफिसर को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी समय एक गोली चली। गोदाम के भीतर का सन्नाटा चीख में बदल गया। सीताराम ने देखा कि आर्यन घायल हो गया है, लेकिन वो अब भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। अब सीताराम के सामने एक धर्म संकट था। क्या वो उस कानून के रक्षक को बचाए जिसने वर्दी को दागदार किया था, या उस कातिल की मदद करे जो अपनी मासूम बहन के लिए न्याय मांग रहा था। इस भाग ने यह साफ कर दिया कि आने गड्ढे में अब केवल कानून की लड़ाई नहीं बल्कि अस्तित्व की जंग छिड़ चुकी थी। गोदाम के भीतर बारूद की गंध और खून की महक फैली हुई थी। सीताराम ने अपनी गन नीचे नहीं की थी, लेकिन उसकी आंखों में अब आर्यन के लिए नफरत नहीं बल्कि एक गहरी सहानुभूति थी। घायल आर्यन दीवार के सहारे टिका हुआ था। उसके हाथ अभी भी उन कटीले तारों को मजबूती से पकड़े हुए थे। सीताराम ने धीरे से कहा, आर्यन, अगर तुम अभी मारे गए तो माया को कभी न्याय नहीं मिलेगा। मुझे वो फाइल और वो गवाह चाहिए जो इस पूरे साम्राज्य को ढा सके। आर्यन ने दर्द में मुस्कुराते हुए कहा, साहब, न्याय किताबों में नहीं होता। न्याय तब होता है जब गुनहगार को वही दर्द महसूस हो जो उसने दूसरों को दिया है। सीताराम ने एक बड़ा जोखिम लेने का फैसला किया। उसने विभाग को सूचना देने के बजाय आर्यन को वहां से सुरक्षित निकाला और अपनी बहन सुधा के पुराने फार्म हाउस पर ले गया। यह कानून की नज़र में एक जुर्म था, लेकिन सीताराम जानता था कि अगर वो सिस्टम के साथ चला तो सबूत मिटा दिए जाएंगे। सुधा, जो पहले से ही इस केस की कानूनी पेचीदगियों को समझ रही थी, ने आर्यन की मरहम पट्टी की। वहां बैठकर आर्यन ने सीताराम को वो सब बताया जो पुलिस की फाइलों में कभी दर्ज ही नहीं हुआ था। आर्यन ने खुलासा किया कि माया की मौत सिर्फ एक प्रताड़ना का नतीजा नहीं थी, बल्कि उसने सुर संगम स्कूल के भीतर चल रहे एक बड़े मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का पता लगा लिया था। वो राजनेता और स्कूल का ऑनर मिलकर संगीत की आड़ में मासूम लड़कियों का सौदा कर रहे थे। सेबेस्टियन की बेटी काव्या ने माया को उस रात मरते हुए देखा था। सेबेस्टियन को चुप रहने के लिए डराया गया था, लेकिन काव्या अब बड़ी हो चुकी थी और वो अपनी चुप्पी तोड़ना चाहती थी। इसीलिए उसे रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था। सीताराम को अब एहसास हुआ कि दुश्मन कितना बड़ा है। उसका अपना सीनियर ऑफिसर सिर्फ एक मोहरा था। असली खिलाड़ी तो वो सफेदपोश राजनेता था जो समाज में सम्मान की चादर ओढ़े बैठा था। सीताराम और आर्यन ने मिलकर एक योजना बनाई। वे जानते थे कि काव्या को किसी गुप्त स्थान पर रखा गया है जहां राजनेता के निजी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। सीताराम ने तय किया कि वो पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल ध्यान भटकाने, डिस्ट्रैक्शन के लिए करेगा, जबकि आर्यन अपनी छापामार तकनीकों से काव्या को बाहर निकालेगा। यह एक आत्मघाती मिशन था, लेकिन सीताराम के लिए यह सेकंड केस अब उसकी आत्मा की शुद्धि का जरिया बन चुका था। रात के अंधेरे में जब वे उस गुप्त ठिकाने की ओर बढ़ रहे थे, सीताराम ने अपनी डायरी में लिखा,
कानून कभी कभी अंधा हो सकता है, लेकिन वर्दी पहनने वाला नहीं। रात का सन्नाटा आने गड्ढे की पहाड़ियों में गहरा गया था। सीताराम और आर्यन उस पुराने गेस्ट हाउस के सामने खड़े थे, जिसे अब एक किले में बदल दिया गया था। ये वही जगह थी जहां राजनेता ने काव्या, सेबेस्टियन की बेटी को कैद कर रखा था। सीताराम जानता था कि यहां मौजूद गार्ड्स कोई मामूली गुंडे नहीं, बल्कि भाड़े के प्रोफेशनल शूटर्स हैं, और शायद उनमें से कुछ सादी वर्दी में पुलिस वाले भी हो सकते हैं। सीताराम ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर चेक की और आर्यन की ओर देखा। आर्यन के पास कोई बंदूक नहीं थी, बस उसके वही कटीले तार और अपनी बहन की याद में जलती हुई बदले की आग थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक ऊंची लाइट, स्पॉटलाइट, उन पर पड़ी। रुक जाओ सीताराम, आगे बढ़े तो गोली मार दी जाएगी। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसी भ्रष्ट सीनियर ऑफिसर की थी जिसे सीताराम अपना आदर्श मानता था। सीताराम का दिल टूट गया, लेकिन इरादा नहीं। उसने चिल्लाकर जवाब दिया, आज वर्दी का मान बचेगा या सत्ता की गुलामी, इसका फैसला यही होगा। और इसी के साथ जंगल की खामोशी गोलियों की गूंज में तब्दील हो गई। सीताराम ने कवर लेते हुए जवाबी फायरिंग शुरू की, जबकि आर्यन ने अंधेरे का फायदा उठाकर उन गार्ड्स पर हमला किया जो ऊंचाइयों पर तैनात थे। आर्यन की लड़ने की तकनीक खौफनाक थी। वह अंधेरे से अचानक निकलता और अपने कटीले तारों से दुश्मन को जकड़ लेता। चीखें गूंज रही थीं, लेकिन सीताराम का ध्यान केवल मुख्य दरवाजे पर था। उसे किसी भी हाल में भीतर पहुंचकर काव्या को बचाना था। तभी एक ग्रेनेड का धमाका हुआ, जिसने सीताराम को दूर फेंक दिया। कान सुन्न हो गए थे और आंखों के सामने धुंधलापन था। उसने देखा कि वह गद्दार ऑफिसर उसकी ओर बढ़ रहा है, हाथ में बंदूक ताने। उसने कहा, सीताराम, तुम बहुत अच्छे ऑफिसर थे, लेकिन सिस्टम से लड़ना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जैसे ही ऑफिसर ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, एक वायलिन की धुन सुनाई दी, वही खौफनाक धुन जो कातिल का सिग्नेचर थी। ऑफिसर सिकपका गया। उसी पल आर्यन ने ऊपर से छलांग लगाई और ऑफिसर को जमीन पर गिरा दिया। सीताराम ने मौका पाकर अपनी गन उठाई और ऑफिसर के पैर पर गोली मार दी। सिस्टम से नहीं, मैं तुमसे लड़ रहा हूं, सीताराम ने गरजते हुए कहा। उसने ऑफिसर को हथकड़ी लगाई और गेस्ट हाउस के भीतर की ओर भागा। भीतर का नजारा और भी डरावना था। काव्या एक कुर्सी से बंधी हुई थी और उसके चारों ओर विस्फोटक लगे थे। घड़ी टिक टिक कर रही थी। अब सीताराम के पास केवल दो विकल्प थे, या तो वो बम डिफ्यूज करे या उस राजनेता का पीछा करे जो पीछे के रास्ते से भाग रहा था। गेस्ट हाउस के उस बंद कमरे में हवा कम और बारूद की गंध ज्यादा थी। काव्या की आंखों में मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उसके सामने रखा टाइमर तेजी से नीचे गिर रहा था। केवल 120 सेकंड बचे थे। सीताराम के हाथ कांप नहीं रहे थे, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसने अपने करियर में कई बम डिफ्यूज किए थे, लेकिन यह सर्किट अलग था। इस सुर संगम के उस पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तारों से जोड़ा गया था। एक गलत तार काटने का मतलब था काव्या की मौत। सीताराम ने गहरी सांस ली और काव्या की आंखों में देखकर कहा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी उसे आर्यन की डायरी में लिखी एक बात याद आई। माया को वी मेजर धुन बहुत पसंद थी। उसने गौर किया कि बम के सर्किट में तारों का रंग वायलिन के तारों जैसा था। उसने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और उस तार को काटा। आज वो संगीत के सुरों के क्रम में बेसुरा लग रहा था। टाइमर 2 पाई पर आकर रुक गया। कमरा सन्नाटे में डूब गया। काव्या की जान बच चुकी थी, लेकिन असली अपराधी, वह सफेदपोश राजनेता, अभी भी कानून की पहुंच से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। सीताराम जानता था कि अगर वह उसे अभी नहीं पकड़ पाया, तो वह अपने रसूख का इस्तेमाल करके कोर्ट में सारे सबूत मिटा देगा। उसने अपनी बहन सुधा को सिग्नल दिया। सुधा ने शहर के मुख्य प्रेस क्लब में एक लाइव कॉन्फ्रेंस भी लाई थी। सीताराम ने अपने बॉडी कैमरा और उस गेस्ट हाउस के भीतर मिले खुफिया दस्तावेजों का लाइव प्रसारण सीधे सुधा के लैपटॉप पर फीड कर दिया। जैसे ही राजनेता अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठकर भागने वाला था, उसे चारों तरफ से मीडिया की गाड़ियों और जनता ने घेर लिया। उनकी गाड़ियों के बड़े स्क्रीन्स पर वही वीडियो चल रहा था
जिसमें वह राजनेता गद्दार पुलिस ऑफिसर को माया की हत्या और मानव तस्करी के निर्देश दे रहा था। यह एक डिजिटल एनकाउंटर था। राजनेता का चेहरा पीला पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने एक पुलिस वाले से नहीं, बल्कि एक ऐसे भाई और एक ऐसे कानून के रक्षक से पंगा लिया है जो अपनी हार को जीत में बदलना जानते हैं। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां पहुंची, लेकिन इस बार वे सीताराम को गिरफ्तार करने नहीं, बल्कि उस अपराधी को सलाखों के पीछे ले जाने आई थी। सीताराम गेस्ट हाउस से बाहर निकला। उसके कंधे पर काव्या थी और पीछे घायल आर्यन खड़ा था। आने गड्ढे की हवा में अब वह भारीपन नहीं था। राजनेता की गिरफ्तारी ने पूरा राज्य में भूचाल ला दिया था, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। आने गड्ढे के उस छोटे से कोर्ट रूम में आज तिल रखने की जगह नहीं थी। एक तरफ शहर के सबसे महंगे और शातिर वकीलों की फौज थी जो राजनेता को साजिश का शिकार बता रही थी, और दूसरी तरफ सीताराम की बहन सुधा थी जो अकेले इस केस को लड़ रही थी। राजनेता का वकील चिल्लाकर कह रहा था, जज साहब, ये सारे सबूत और वीडियो डिजिटल हेरफेर है। मेरे मुवक्किल का दामन साफ है। सीताराम गवाह के कटघरे में खड़ा था। उसकी वर्दी पर लगे खून के धब्बे धुल चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में वो आग अब भी कायम थी। जब बचाव पक्ष के वकील ने सीताराम के चरित्र पर सवाल उठाए और उसे एक अपराधी आर्यन का मददगार बताया, तो कोर्ट में सन्नाटा छा गया। लेकिन सुधा ने हार नहीं मानी। उसने जज के सामने वो सबसे बड़ा सबूत पेश किया जिसे सीताराम ने अपनी जान जोखिम में डालकर हासिल किया था। माया की वो अधूरी वायलिन रिकॉर्डिंग, जिसमें उसने मरते वक्त उन लोगों के नाम लिए थे जो उसे प्रताड़ित कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब काव्या, सेबेस्टियन की बेटी, गवाही देने के लिए खड़ी हुई। राजनेता के आदमी उसे डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काव्या ने सीताराम की ओर देखा और उसकी हिम्मत बढ़ गई। उसने कांपते हुए स्वर में लेकिन साफ साफ बताया कि कैसे सुर संगम स्कूल के बंद कमरों में मासूम जिंदगियों का सौदा होता था। उसने उस रात का पूरा मंजर बयान किया जब माया को खामोश किया गया था। कोर्ट रूम में मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई। इसी बीच खबर आई कि आर्यन, जो अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा था, उसने एक मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करा दिया है। उसने उन सभी हत्याओं की जिम्मेदारी ली जो उसने प्रतिशोध में की थी, लेकिन साथ ही उन सभी सबूतों के ठिकाने भी बता दिए जहां राजनेता का काला धन और मानव तस्करी के दस्तावेज छिपे थे। राजनेता का वकील निरुत्तर हो गया। जज ने अपना चश्मा उतारा और भारी आवाज में कहा, यह केस केवल एक हत्या का नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता का प्रतीक है। कोर्ट ने राजनेता और गद्दार पुलिस ऑफिसर को उम्र कैद की सजा सुनाई और माया के नाम को कलंक से मुक्त कर दिया। सीताराम ने एक लंबी सांस ली। उसे लगा जैसे माया की भटकती रूह को आज पहली बार चैन मिला होगा। अदालत के फैसले के बाद जब सीताराम कोर्ट रूम से बाहर निकला, तो आने गड्ढे की धूप उसे पहले से कहीं ज्यादा उज्ज्वल महसूस हो रही थी। न्याय की इस लड़ाई ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। राजनेता और उसके सहयोगियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया था, और सुर संगम म्यूजिक स्कूल को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था ताकि उसे एक वास्तविक कला केंद्र बनाया जा सके। लेकिन सीताराम के मन में अभी भी एक अधूरापन था। वह सीधे उस अस्पताल पहुंचा जहां आर्यन भर्ती था। आर्यन की हालत अब स्थिर थी, लेकिन उसकी आंखों में वह पुरानी आग शांत हो चुकी थी। सीताराम ने उसके बेड के पास बैठकर कहा, तुमने जो किया वह कानूनन गलत था आर्यन, लेकिन एक भाई के तौर पर तुमने अपनी बहन को जो सम्मान दिलाया वह कोई नहीं भूल पाएगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब, अब मैं अपनी सजा काटने के लिए तैयार हूं। माया अब चैन से सो सकेगी। आर्यन को उसके द्वारा किए गए अपराधों के लिए जेल भेज दिया गया, लेकिन सीताराम ने वादा किया कि वह उसकी सजा कम कराने के लिए कानूनी मदद करेगा। कहानी का सबसे भावुक पल तब आया जब सीताराम अपने घर पहुंचा। उसकी बहन सुधा दरवाजे पर खड़ी थी। सालों का मौन उस दिन टूट गया। सुधा ने सीताराम को गले लगा लिया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है। सीताराम को एहसास हुआ कि अपनों का साथ ही सबसे बड़ी ताकत होती है। उसने अपनी डायरी निकाली और उस पर आखिरी शब्द लिखे, केस स्टेटस
सॉल्व्ड, जस्टिस डिलीवर्ड। लेकिन वो जानता था कि एक अपराधी के खत्म होने से अपराध खत्म नहीं होता। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि सीताराम का तबादला फिर से एक नई जगह पर हो रहा है। वो अपनी जीप में बैठता है और डैशबोर्ड पर रखे उस छोटे से वायलिन को देखता है जो माया की याद दिलाता है। जैसे ही जीप आने गड्ढे की सीमाओं को पार करती है, सीताराम को रेडियो पर एक नई खबर सुनाई देती है। एक और शहर में एक रहस्यमयी घटना हुई है। सीताराम के चेहरे पर एक धीमा लेकिन सख्त निश्चय आता है। वो अपनी कैब ठीक करता है और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है। इंसाफ कभी खत्म नहीं होता और ना ही उसे ढूंढने वाला जुनून। इंस्पेक्टर सीताराम फिर लौटेंगे, एक नए केस और एक नई चुनौती के साथ, क्योंकि जहां अंधेरा गहरा होता है वहीं रोशनी की कीमत समझ